हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, देखो हमने लास्ट के सेशन में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कंप्लीट किया था। तो प्रिपरेशन में एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच गया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। उसको आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद वंस वी कंप्लीटेड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड, उसके बाद वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नेचर क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन? अराइल हैलाइड का। अराइल हैलाइड क्या पढ़ने जा रहे हैं इसका हम? एमओपी। एमओपी लिख दूं चलेगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, और देखो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं अराइल हैलाइड को। अच्छा, अराइल का क्या मतलब है? बेंजीन होगा। अब हमें क्या करना है? बेंजीन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाएंगे और उस पर लगाएंगे हेलोजन। तो हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था, अगर मैं बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा दूं और वहां पे लगा दूं हेलोजन, तो उसको हम क्या बोलते थे? अराइल हैलाइड बोलते थे। तो बस हमें सिर्फ यही अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना है। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे सुनो ध्यान से। ठीक है, मान लिया मेरे पास बेंजीन है। ठीक है, इसमें मैं रिएक्शन करूंगा X2। अब यहां पे जो X2 होगा वो होगा Cl2 और Br2। या तो Cl2 लेंगे या तो Br2 लेंगे। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कि F2 और I2 क्यों नहीं ले रहे। हम एरो पे लिखेंगे एनहाइड्रस AlCl3, या फिर लिखेंगे Fe। ठीक है, या फिर लिखेंगे FeCl3। और डार्क कंडीशन होगी, डार्क मतलब अंधेरे में रिएक्शन होगी। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट। आपको अंधेरे में नहीं खड़े हो जाना है, बोले सर मॉलिक्यूल ही दिख नहीं रहा है हमें या बीकर नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। आपको अंधेरे में नहीं खड़ा रखेंगे। ठीक है, हम ऐसी जगह पे रिएक्शन करेंगे कि रिएक्शन में जिस बीकर में, मान लो कि आप किसी बीकर में रिएक्शन कर रहे हो, तो वहां पे लाइट एंटर नहीं होनी चाहिए। राइट? ठीक है, क्योंकि ना ये जो हेलोजन होते हैं लाइट के साथ ना रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए हम प्रीफर करते हैं कि ये रिएक्शन डार्क में हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब होगा क्या? रिएक्शन समझना तो बहुत ईजी है। देखो ये बेंजीन है ना हमारे पास, क्या इसके हर एक पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा? हाँ सर, आपने बताया था कि बेंजीन के हर एक पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है। अब यहां पे आपने ऐड किया X2, तो मैं सिंपली क्या करूंगा? HX बाहर चला गया, क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल गया आपको X। ठीक है, प्लस HX मिल गया। अच्छा, अगर Cl होगा तो यहां पे Cl, यहां पे HCl, Br होगा तो यहां पे Br और यहां पे HBr। सिंपल। तो रिएक्शन देखते हैं। मान लिया मेरे पास है बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन हो रही है Cl2 के साथ। इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो मैंने यहां पे ले लिया Fe, कौन सी कंडीशन? डार्क कंडीशन, अंधेरे में हो रही है। सर अब भी आपने बताया बहुत इजी है, बेंजीन की किसी भी पोजीशन का हाइड्रोजन हम निकाल देंगे, कहीं से भी निकाल दो। आपको यहां लिखना है, आप यहां पे लिख सकते हो। अब बोलना नहीं सर आपने यहां से हाइड्रोजन हटाया था, यहां पे हाइड्रोजन मिला रहे, ये एक ही है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये ऐसा बन जाएगा, या इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, ये परफेक्ट हेक्सागन होता है। तो अगर मैं उसको ऐसे टिल्ट कर दूं तो ये दोनों सेम ही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने देखा है बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये और ये अलग अलग आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सेम ही है। इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, प्लस HCl। ठीक है, सेम रिएक्शन होगी। मान लिया यहां पे ऐसे है, यहां पे Br2, एरो पे आपको लिख के दिया है Fe इन डार्क। क्या रिएक्शन हो जाएगी? हाइड्रोजन रिमूव होगा, वहां पे आ जाएगा ब्रोमीन और HBr। इजी। ये बन गया क्लोरोबेंजीन और ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इजी। आओ सुनो, ध्यान से सुनना आप। सर आपने बताया नहीं सर यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं लेंगे? आओ आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा देता हूं और आपको समझा देता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। मान लिया ये मैंने बेंजीन ले लिया। ठीक है, ले लिया बेंजीन मैंने यहाँ पे, और आपने बोला नहीं, आप बहुत जिद कर रहे थे। मैंने बोला ठीक है भाई चलो I2 ले लो। I2 ले लिया आपने रिएक्शन करवा दिया। अब जब आप रिएक्शन करवाओगे तो होगा क्या? यहाँ पे I लग गया और यहाँ पे HI बाहर चला गया। ठीक है,
HI बाहर चला गया। अब होता ही है, ये जो HI बाहर निकला ना, अब ये रिएक्शन है ना बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है। सर रिवर्सिबल का मतलब ये जो HI बना ये इस आइडोबेंजीन के साथ वापस से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके वापस से बेंजीन और I2 बनाने लगता है, राइट। क्या बोला मैंने, ये HI इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके वापस से क्या बनाने लगता है, रिएक्टेंट बनाने लगेगा। तो अब ये तो फिर फ्रूटफुल रिएक्शन नहीं हुई ना, ये हमें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना था, तो हम जहां से चले थे वहीं पे वापस आ जाएंगे। तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है। इसीलिए इन केस ऑफ आयोडीन वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3 और HNO3 which oxidizes Hi2I2। समझ रहे हो आप बात को, क्या हो रहा है यहां पे। आप ये रिएक्शन स्लो थी और रिवर्सिबल थी, मतलब रिवर्स हो रही थी, पीछे आ रही थी। क्यों आ रही थी पीछे, रीजन था HI। अब आप सोचो अगर मैं इस HI को ही रिमूव कर दूं तो ये रिएक्शन पीछे, ये अकेला थोड़ी पीछे आ जाएगा, इसको पीछे आने के लिए इसकी मदद की जरूरत है। अगर इस HI को ही मैं गायब कर दूं तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड ही आएगी, तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती। तो हम क्या यूज करेंगे, या तो HiO3 यूज करेंगे या HNO3 यूज करेंगे। अब ये करते क्या है, ये इस HI के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और रिएक्शन करके HI को I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब HI क्या हो गया, गायब हो गया। जैसे ही HI गायब हो गया तो अब रिएक्शन रिवर्सिबल होगी क्या, नहीं होगी। तो इसीलिए हम जब आयोडीनेशन करेंगे या अराइल आयोडाइड बनाएंगे तो हमें ये स्पेशल कंडीशन लेनी पड़ती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। सर व्हाट अबाउट F2 देन, F2 की रिएक्शन मैंने आपको बहुत बार बताया कि हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए हम जनरली उसको अवॉइड करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जब आयोडीनेशन करते हैं तब हम कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो HiO3 और HNO3 हम यूज करेंगे। क्लियर। तो इनके लिए स्टेटमेंट क्या आएगा, तो अराइल हैलाइड कैसे बनते हैं, when Cl2 and Br2 reacts with benzene or its derivative in presence of Lewis acid catalyst such as एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा मैं आपको एनहाइड्रस का मतलब समझा दूं। एनहाइड्रस का मतलब होता है केमिस्ट्री में विदाउट मॉइस्चर, इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर को हम एनहाइड्रस बोलते हैं, ठीक है। सो एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 अंडर डार्क कंडीशन then it forms aryl halide, ठीक है। तो बेंजीन Cl2 और Br2 से रिएक्ट करता है इन पर्टिकुलर कंडीशंस में, तो हमें अराइल हैलाइड देखने के लिए मिलता है, दैट इज क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन का केस थोड़ा सा स्पेशल है, वो रिवर्सिबल था और स्लो था, इसलिए हमने उसको स्पेशल कंडीशन में रिएक्ट करवाया, ठीक है। देखो अब ना मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, Cl2 and Br2 reacts with benzene and its derivative। सर ये क्या डेरिवेटिव का क्या मतलब है, जैसे मान लिया आपको एग्जाम में इस बेंजीन की जगह पे आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया जाए, ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल है ना, टोल्यूइन बोलते हैं, टाउलिन बोलते हैं, टोलुइन बोलो, जो भी बोलो, स्ट्रक्चर राइट ड्रॉ करना, बोलने से मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैंने किससे करा दिया, Cl2 से करा दिया। अब Cl2 से जब मैंने रिएक्शन करवाया किसके प्रेजेंस में, लेट्स से Fe इन डार्क के प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करवा दी, ठीक है। या फिर चलो मान लो दूसरा रिएजेंट यूज कर लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन करवा दी। अब मैंने जब ये रिएक्शन करवा दी तो मुझे बताओ जब CH3 Cl2 से रिएक्ट करेगा तो अब यहाँ पे होगा क्या,
अब ये जो ये CH3 है ना, CH3, इसको हम बोलते हैं OP डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? OP डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है सर, व्हाट डू वी मीन बाय OP डायरेक्टिंग? इसका मतलब बोलता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग मतलब क्या है? अगर बेंजीन के ऊपर CH3 है, देखो सबसे पहली बात, बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है ना, सो बेंजीन इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो बेंजीन किसके साथ रिएक्ट करेगा? अगर मान लो कि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूं, तो मैं ऐसे किसी के साथ रिएक्ट करूंगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ना कि ऐसे किसी के साथ रिएक्ट करूंगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहां पे होता ही है, ये जो आप लेविस एसिड कैटालिस्ट देख रहे हो, Fe, AlCl3, FeCl3, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इस Cl2, Br2 इनको ना इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करते हैं पहले। जैसे Cl प्लस में कन्वर्ट करेंगे, Br प्लस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बेंजीन उनसे रिएक्ट करता है। इसका मतलब बेंजीन है न्यूक्लियोफाइल, ये Cl2 लेविस एसिड से रिएक्ट कर लेगा, लेविस एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा? वो Cl प्लस बन जाएगा। और वो Cl प्लस किससे रिएक्ट करता है? बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन है न्यूक्लियोफाइल और जो Cl प्लस बनेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन है न्यूक्लियोफाइल और Cl2 में से जो Cl प्लस मिलेगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आपको ना बहुत बार जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू Fe इन डार्क या FeCl3 देखने के लिए मिलता है, इसलिए मैं वो लिख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन नहीं होगी, होगी उससे भी। ठीक है, बट आपकी टेक्स्ट बुक जनरली ये प्रीफर करते हैं या FeCl3, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब मैंने यहां पे क्या बताया? ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब क्या? ये जो CH3 है, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 होगा तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होता है। तो ये OP डायरेक्टिंग है, OP डायरेक्टिंग है। इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां पे आएगा? ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो ये था CH3। अच्छा, मैं ऐसे लिख दूं, ऑर्थो पे हाइड्रोजन होगा और पैरा पे हाइड्रोजन होगा। तो अब यहां पे होगा क्या? ये ClCl, यहां से HCl, यहां से HCl। तो आपको एक प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है? एक प्रोडक्ट तो आपको ये पॉसिबल है कि यहां पे लग जाए Cl, और दूसरा प्रोडक्ट आपको ये पॉसिबल है ClCH3। इसको बोलते हैं 2 क्लोरो टोलिन, और इसको बोलते हैं 4 क्लोरो टोलिन, और P क्लोरोटोलिन भी बोलते हैं। पैरा पोजीशन पे पैरा वाला मेजर होता है, पैरा वाला होता है मेजर, और ये ऑर्थो वाला होता है माइनर। क्यों ऐसा? देखो पैरा में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे पैरा में, तो अगर बेंजीन रिंग है, यहां पे है क्लोरीन, यहां पे है मिथाइल, तो दोनों भी एक दूसरे से बहुत दूर है। दोनों भी एक दूसरे से क्या है? बहुत दूर है। ऐसे अपोजिट है ना, अगर वो एक दूसरे से ऐसे अपोजिट है, मान लो बीच में रिंग है, तो ये Cl, ये मिथाइल, ये दोनों एक दूसरे से दूर है, तो उनमें कोई रिपल्शन नहीं होगा। ऑर्थो पोजीशन पे कैसे? वो 60 डिग्री पे, तो अगर वो पास पास है तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होते हैं? माइनर होते हैं, मतलब अनस्टेबल होते हैं। जबकि पैरा प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर होता है। इसीलिए पैरा प्रोडक्ट स्टेबल होता है, इसीलिए वो मेजर बनता है, और ऑर्थो थोड़ा अनस्टेबल होता है कंपेरेटिवली, इसलिए वो माइनर बनता है। क्लियर हो गया इतना? तो अगर आपको ऐसे आया तो आप ऐसे भी रिएक्शन कर लोगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक पॉइंट बताया, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। मैंने क्या बोला? बेंजीन इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और बेंजीन जिनसे रिएक्ट कर रहा है वो है इलेक्ट्रोफाइल। वो इतने अच्छे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते कि बेंजीन उनसे डायरेक्ट रिएक्ट कर जाए। क्लोरीन आके बेंजीन को बोलता है कि मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं, मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, आ मेरे से रिएक्ट कर ले। बेंजीन बोलता है यार तू इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं कि मैं तुझसे रिएक्ट कर लूं। तो क्लोरीन पूछ रहा है बेंजीन से, मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मुझे तुमसे रिएक्ट करना है? तो बोलता है मैं तुझे Fe का नंबर देता हूं, Fe के पास जाना, या FeCl3 के पास जाना, या AlCl3 के पास जाना। इनमें से किसी के भी पास जाओ, वो तुम्हारा बॉन्ड तोड़ के दे देंगे। पहले अपना बॉन्ड तोड़वा के आओ, फिर मैं रिएक्ट करूंगा। तो ये जो लेविस एसिड है, एक्चुअली ये क्या करते हैं? बॉन्ड तोड़ने का काम करते हैं। ये इनको इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तब बेंजीन उनसे रिएक्ट करता है। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है ये? तो अब सर आपने ये क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी ना, इस रिएक्शन को बोला जाता है
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? अरे भाई, बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। Cl2Br2 से क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? लात मार रहा है। इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए नाम क्या आया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन एरोमेटिक है, इसलिए हमने उसमें एरोमेटिक बॉडी ऐड कर दिया है, राइट। तो ये अभी अभी हमने कौन सी रिएक्शन खत्म की? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आया? ठीक है, ये छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन हुआ खत्म। डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जिसमें ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऐसा कोई भी प्रोसेस, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज ना आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, अगर आपके माइंड में डाउट होगा कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी कब और केमिकल प्रॉपर्टी कब, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है, मैं कैसे समझता हूं मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, जैसे मेरे पास वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O। एक वाटर है, मान लिया कि मैंने ऐसे ढक्कन खोला है और एक वाटर ऐसे पकड़ के निकाला है, ठीक है, तो एक H2O है, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ये है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? इसको गर्म कर दिया मतलब हीट कर दिया इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा बताओ, इस वेपर फॉर्म में भी वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O ही है। तो ये हो गया फिजिकल चेंज, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया। बट अब यही मैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस तोड़ दूं, मैं वाटर को तोड़ रहा हूं। मैं किस में तोड़ दिया? H2 और O2 में। अब ये हाइड्रोजन गैस बन गया और ऑक्सीजन गैस बन गया। रिएक्शन के पहले H2O कुछ और था, रिएक्शन के बाद H2O कुछ और हो गया। अब इस चीज में स्टार्टिंग मटेरियल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना, मतलब क्या? अब देखो, H2 अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, क्या अब H2O रहा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कैसा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। बोलो, क्लियर हुआ? तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आई गेस आपको समझ गई। हम ऐसे प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। एक गंदा लग रहा है ये, ठीक है, हाँ। चलो चलते आगे, सुनो ध्यान से। अब तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो अल्काइल हैलाइड है ना हमारे पास, ठीक है, जो अल्काइल हैलाइड है उसके ना बॉन्ड के नेचर को समझ लेते हैं, ठीक है। उनका ना बॉन्ड होता है वो किस टाइप का होता है। अच्छा, मैं ऐसे लिख दूं क्या? एक अल्काइल हैलाइड, उसके अंदर CH बॉन्ड तो होगा ही, एक कार्बन के 3 बॉन्ड, वहां पे कुछ भी प्रेजेंट है, हमें उससे लेना देना नहीं है। अच्छा सर, X क्या है? तो X है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अपने पास्ट में मत चले जाना X को ढूंढते हुए, ये X और आपके X में बहुत फर्क है। यहाँ पे फिलहाल ये जो X है ये हेलोजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं, बच्चे मुझे आगे बोलते हैं सर हेलोजन डेरिवेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों? उसमें हम X के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, X मतलब हेलोजन है, ठीक है। आओ, अब यहाँ पे ये जो हेलोजन है, ये जो X है, अब ये जो हेलोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन से, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो देखो, केमिस्ट्री भी प्रूफ कर रहा है कि जो X होते हैं ना वो निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, बस हो गया, ठीक है। यहां देखो, यहां, ठीक है, X निगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। तो अब ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर पोलैरिटी जनरेट हो गई, पोलैरिटी, पोल्स जनरेट हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स। तो जब कभी भी अगर किसी 2 एटम्स के बीच में कोई एक बॉन्ड है और उन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे A और B 2 एटम्स हैं, उनके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है और उसमें से एक के पास पॉजिटिव और एक के पास निगेटिव आ जाए, तो इस ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव का चार्ज आएगा, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं यहां पे ऐसे बोल दूं, अल्काइल हैलाइड
अल्काइल हलाइड्स आर स्लाइटली, अच्छा पोलर होते हैं लेकिन बहुत थोड़े होते हैं, स्लाइटली पोलर इन नेचर, स्लाइटली पोलर इन नेचर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हेलोजन, है ना। रेदर मैं ऐसे बोल दूं, दैट इज CX बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फेयर इनफ, ये समझ गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ गया। अगर ये पोलर है तो इसका डाइपोल मूवमेंट होगा नॉन जीरो, म्यू क्या होगा, नॉन जीरो। ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये कौन सा मूवमेंट है सर, ठीक है। अच्छा देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझो। डाइपोल मूवमेंट होता है, उसको दिखाते हैं हम म्यू से इंडिकेट करते हैं। होता क्या है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का मतलब है हम किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को डाइपोल मूवमेंट के टर्म में मेजर करते हैं। आप ना रफली ऐसे समझ लो, जैसे अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो आप उसको किस में मेजर करते हो, या तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन में, या जो भी पर्टिकुलर यूनिट है उसमें, राइट। तो वैसे ही अगर कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है तो उसको हम किसके टर्म में मेजर करते हैं, तो उसको हम डाइपोल मूवमेंट के टर्म में मेजर करते हैं। अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो आ गया तो नॉन पोलर, और नॉन जीरो आया तो वो पोलर होगा। अगर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, अब कितनी आएगी वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो उस पर तो डिस्कस नहीं करेंगे। जितनी भी आएगी, अगर जीरो नहीं है मतलब वो क्या है, पोलर है, और अगर जीरो है तो वो नॉन पोलर है। क्लियर हुआ इतना। तो जो अल्काइल हैलाइड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड पोलर कोवेलेंट है, इसका मतलब उसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये पोलर। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब अगर इसमें आप देखोगे तो कॉमन क्या है, CH3, 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 ये सब कॉमन है। डिफर क्या कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अच्छा हमने बेसिक स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक साइज इंक्रीज होती है, ठीक है। ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, और ये फिफ्थ पीरियड का है। इनकी साइज बड़ी हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर साइज बड़ी है तो उनके ऑर्बिटल की भी साइज बड़ी होगी। अगर मैं खुद को गोरिल्ला से कंपेयर करूं, ठीक है, तो उसका हाथ और, अच्छा उनकी साइज में और हमारी साइज में डिफरेंस होता है, तो क्या उनका हाथ और हमारा हाथ भी डिफर करता है। अगर वो बड़े साइज के तो सीधी सी बात है उनका हाथ भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर एटम की साइज बड़ी है तो उनका ऑर्बिटल भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब यहां पे होता यह है कि कार्बन भी सेकंड पीरियड का है और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, दोनों भी सेम पीरियड के। और अगर दोनों भी सेम पीरियड के तो दोनों के ऑर्बिटल की साइज कंपेरेबल होगी। तो अगर उन दोनों ऑर्बिटल की साइज, फ्लोरीन के और कार्बन के ऑर्बिटल की साइज कंपेरेबल है, तो उनके बीच में जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। मतलब मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं, अगर दो एलिमेंट सेम पीरियड के हैं या उनके बीच में पीरियड का डिफरेंस कम है, मतलब अगर उनके बीच में साइज का डिफरेंस कम है, अगर सिमिलर साइज के या फिर साइज का डिफरेंस कम है, तो उनके ऑर्बिटल की साइज का डिफरेंस भी कम होगा। तो ऑर्बिटल की साइज जितनी ज्यादा सिमिलर होगी, बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। जितने छोटे ऑर्बिटल उतना स्ट्रांग बॉन्ड, जितने बड़े ऑर्बिटल उतना वीक बॉन्ड। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लिया कि दो पतले लोग हैं, ठीक है, दो पतले लोग हैं, उनको गले मिलना है तो वो बहुत अच्छे से गले मिल सकते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक बहुत स्लिम ट्रिम है और दूसरा उसका पेट बाहर है। अब पेट बाहर है तो वो पास आएगा तो वो उसका जो पेट होगा वो ऑब्स्टेकल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर अब वो गले मिलेंगे तो पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अब अगर मैं सिनेरियो चेंज करूं, दो लोग हैं, दोनों का पेट बाहर है, अब वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जैसे ही पास आएंगे तो उनका पेट एक दूसरे से टकरा जाएगा, बराबर है। तो अब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अच्छे से है क्या, नहीं। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं कि जैसे साइज जितनी ज्यादा होगी ना, ऑर्बिटल उतना बड़ा हो जाता है, तो बड़े ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए यहां पे ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ठीक है। अगर यहां पे ओवरलैपिंग अच्छी होगी, मतलब अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, कौन सा बॉन्ड बहुत तगड़ा है, तो CH3F का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, देन CH3Cl, देन CH3Br, देन CH3I,
ठीक है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात कर दूं, बॉन्ड लेंथ की, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, मैं यहां लिख देता हूं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। ये जितना बड़ा बॉन्ड उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड जितना बड़ा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, स्ट्रांग बॉन्ड छोटी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है, ये, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसका होगा, F, फिर CH3Cl, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। देखो मैं ना इन सब कंसेप्ट को कैसे समझता था, ठीक है। देखो डे टू डे लाइफ में अगर आप कंपेयर कर लो तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर को मुझे तोड़ना है, बॉन्ड समझ लो, बॉन्ड है ये। अब बड़े छोटे से कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होता है वो समझा रहा हूं। ये बड़ा बॉन्ड है, मान लो इस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है, ठीक है। ये एक बड़ी लकड़ी है इतनी, तो मैं इसको तोड़ सकता हूं आसानी से, क्यों, इसमें ग्रिप, मुझे देखो ग्रिप मिल रहा है पकड़ने के लिए, ए से मिल रहा है। अब मैंने क्या कर लिया, ये लो इसका कैप है ये। अब ये इतनी बड़ी लकड़ी है, इतनी बड़ी लकड़ी है। अब आप इसको तोड़ो, आप घर पे ट्राई कर लेना, लकड़ी बड़ी होगी ना जल्दी टूट जाएगी, और लकड़ी छोटी होगी ना तो आप उसको ना जल्दी तोड़ नहीं पाओगे, क्यों, ग्रिप नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसे ही याद रखना होता है। तो अगर ये छोटी लकड़ी तो आप ग्रिप नहीं पकड़ पाओगे, तो आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन जो बड़ी लकड़ी होगी उसमें ग्रिप मिल जाता है आपको, तो उसको आप आसानी से तोड़ लोगे। इसका मतलब जो छोटा होगा वो स्ट्रांग होगा, जो बड़ा होगा वो वीक होगा। बोलो अंडरस्टूड। तो ऐसे मैंने ये ऑर्डर अरेंज किया, क्लियर हो गया। अच्छा, एक ना देखो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, बट अगर आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सीईटी में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको ना डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर पूछेंगे, इनके लिए डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर, म्यू का ऑर्डर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, डाइपोल मूवमेंट से हम क्या मेजर करते हैं, पोलैरिटी मेजर करते हैं। जो जितना ज्यादा पोलर होगा उसका डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट। तो लेट अस डिस्कस अबाउट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं डाइपोल मूवमेंट को डिस्कस करूं तो अब आप बोलोगे सर देखो जो फ्लोरीन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वो ज्यादा निगेटिव बनाएगा और कार्बन पे भी ज्यादा पॉजिटिव बनेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। तो अब ऐसा माना जाता है कि जो फ्लोरीन है वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, और सबसे कम कौन खींचेगा, आयोडीन। तो आयोडीन अगर बहुत कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी कम होगा, और इलेक्ट्रॉन कम खींचा है तो पॉजिटिव चार्ज भी कम ही आएगा, राइट। तो इसका मतलब सर ये ज्यादा पोलर है, फिर ये, और सबसे कम पोलर कौन होगा, आयोडीन वाला, ठीक है। तो अब मैं डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर लिख रहा हूं। तो सबसे ज्यादा पोलर कौन है, आपने देख लिया CH3F, ठीक है। सबसे कम पोलर कौन है, CH3I, उसके बाद CH3Br, ठीक है। अच्छा, यहां तक के ऑर्डर में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, ये सबसे ज्यादा पोलर, सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट, इसका मतलब सबसे ज्यादा पोलर, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। फिर ये, यहां तक किसी को डाउट है क्या, इस पे मत फोकस करो कि मैंने ये क्यों नहीं लिखा, पहले आप इतना समझो, इतना क्लियर है क्या, सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रही है, और जनरली ऑर्डर ऐसे ही चलता है। लेकिन इस केस में CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने बोला कि आपको ये MST CET में पूछा जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शनल ऑर्डर हुआ, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, CH3Cl का, जबकि ज्यादा किसका होना चाहिए, इसका। मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि इसका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ना एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझा देता हूं कि इसका डाइपोल मोमेंट क्यों ज्यादा है। जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है ना, डाइपोल म्यू, वो ना दो चीजों पे डिपेंड करता है, Q इंटू डी पे डिपेंड करता है। मतलब वो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है। व्हाट इज Q, जो ये चार्ज डेवलप हो रहे हैं। व्हाट इज D, इन चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब इस बॉन्ड का लेंथ। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना ही तो चार्ज का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो Q मतलब चार्ज, D मतलब चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब हुआ यूं, मान लिया, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, मान लिया कि यहां पे -2 चार्ज है, ठीक है। तो इधर चार्ज कितना आएगा, +2। ये एक एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा हूं, -2 + 2 होता नहीं है, ठीक है। और मान लिया कि जो इनका डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो कितना डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस है, बराबर है। तो फिर अगर आप म्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Q इंटू डी। तो Q कितना है, 2। अब 2 4 नहीं कर देना, 2 इंटू 2 कितना आ गया, म्यू 4 आ गया,
ठीक है, इसकी यूनिट होती है बीएम, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, हो गया, सॉरी नॉट बोर मैग्नेटॉन, मैं मैग्नेटिक मूवमेंट में किधर चला गया, डी बाय इसकी यूनिट होती है, ठीक है, डायपोल मोमेंट की डी बाय यूनिट होती है। अब ध्यान से सुनो, अच्छा क्लोरीन फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पे जितना चार्ज आया उससे कम चार्ज आएगा किस पे, बराबर है, तो मान लिया इससे कितना कम चार्ज आया 1.5 माइनस 1.5, और इधर भी कितना चार्ज आएगा प्लस 1.5। लेकिन मुझे बताओ अगर क्लोरीन की साइज बढ़ गई है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी तो ज्यादा है, फ्लोरीन से बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है 3 है। तो अब आप मुझे बताओ अगर म्यू इज इक्वल टू मैं 1.5 इंटू 3 करूं तो कितना आ जाएगा 4.5 आएगा। तो क्या इसका डायपोल मोमेंट इसके डायपोल मोमेंट से ज्यादा आया कि नहीं आया, क्योंकि सिंस डायपोल मोमेंट दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था, चार्ज और डिस्टेंस पे। तो क्लोरीन के केस में ये एक्सपेरिमेंट, अब देखो मैंने आपको एक वैल्यू लेके समझा दिया कि कैसे हुआ होगा, बट जब एक्सपेरिमेंट भी किया गया तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आया और इसका डायपोल मोमेंट कम आया। और वहां पे अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है ड्यू टू द स्लाइटली लार्ज डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन एज कंपेयर टू द कार्बन एंड फ्लोरीन। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आ गया। इसका मतलब CH3Cl इज मोर पोलर देन CH3F। बोलो क्लियर हो गया, इतना इजी है। बट ये यहां पे ही HF HCl HBr में ऐसा नहीं लगता, HF HCl में HF का ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आप मैं ऐसे बोल दूं कि महा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हमने 3 चीजें डिस्कस की, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और डायपोल मोमेंट। ठीक है, आप ये कॉपी करोगे, फिर मैं आपको एक और कंसेप्ट पे लेके चल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, चलो ये कॉपी कर लो पहले। ठीक है, ये खत्म किया। तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, CH3Cl का ज्यादा होता है, किससे, CH3F से। उसके बाद रेगुलर ऑर्डर, तो CCl देन CF देन CBr देन CI। ठीक है, आई होप कि आपको समझ गया कि क्या रीजन होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट वी विल डिस्कस, बॉइलिंग पॉइंट। देन देखो मैंने आपको 2 या 4 कंपाउंड्स दे दिए, ठीक है, एंड आई विल आस्क यू टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इट मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर, राइट। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कैसे फाइंड आउट करोगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे, मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो अब उसके लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं, फिर मैं समझा दूंगा कि वो फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, मैं लिख दूं शॉर्ट में, बॉइलिंग पॉइंट को बीपी लिख दूं। यहां देखो, यहां पे सब लोग बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये डोमिनेंट रूल है, प्री डोमिनेंट रूल है ये, सबसे पहले आप यही अप्लाई करोगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो साइज भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे ये मत लगाना डेंसिटी का फैक्टर, सीधा सा कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है मतलब साइज ज्यादा है। ठीक है, हम सिंपल ये फैक्टर को मान के चलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मान लो कि मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया, 2 ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है। उस केस में क्या करोगे, जैसे आइसोमर होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास, दूसरा फॉर्मूला क्या है, ब्रांचिंग। ये कब अप्लाई करोगे, अप्लाई इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम, मॉलिक्यूलर मास इज सेम। अगर 2 या 2 से ज्यादा गिवन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास सेम है तो उस टाइम पे आप ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट लगाओगे। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। क्लियर हो गया, ब्रांचिंग ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। पहले यही रूल लगाओगे आप। ठीक है, आइंस्टाइन नहीं बन जाना है, इसको छोड़ के ये नहीं लगाना, पहले ये लगाओगे, ये फेल होगा तो ये लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ये CH3Cl, या ले लो चलो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। पहले क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर मास देखोगे। अब देखो, जो चीज सेम होती है ना उससे आप कुछ खास रिजल्ट निकाल नहीं पाते हो। CH3 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 CH3,
कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो सबका मास इधर 15 15 15 15 हो गया। मास वेरी कहां पे कर रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वाला कौन सा है? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे कम एटॉमिक मास वाला है, तो सिंपल सी बात है, तो आपको पता चल गया मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है? सर CH3 का ज्यादा है। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा ऐसा। फेयर इनफ, इजी, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूं, देखो अब आपके ना शायद से माइंड में ऐसा डाउट आ रहा होगा, देखो ये आप फॉर्मूला लगा के ना वैसे भी ऑर्डर निकाल लोगे, जितना आपको सीटी और बोर्ड एग्जाम में पूछता है ना उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती हैं, जेई नीट की अगर मैं बात कर लूँ तो उनमें जनरली बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन एज सच आते नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूल अरेंज्ड कैसे, ठीक है, एक मैं जैसे ये मैंने कोई भी एक मटेरियल ले लिया है, इसके अंदर जो एटम्स है, अब वो एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे चिपके हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, तो कौन से टाइप की अरेंजमेंट है, वो भी बहुत बार मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिफर कर देता है। हम सोचते कुछ और है बट वो नेचर में वैसा प्रेजेंट है ना। तो हमने क्या देखा है मोस्ट ऑफ द केस में कि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ब्रांचिंग ज्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया। ये 100% ट्रू नहीं है, आपको बहुत बार ऐसे एक्सेप्शनल केस देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि वो मॉलिक्यूल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बट मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मॉलिक्यूलर मास से हो क्या जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि आयोडीन टॉप टू बॉटम जा रहे तो साइज इंक्रीज हो रही है, तो साइज बहुत बड़ी हो गई है। तो एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं वैंडरवॉल फोर्स। वैंडरवॉल फोर्स आपने आपकी 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा, ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ते हैं वैंडरवॉल फोर्स, ठीक है। क्या होता है सर ये? वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, ठीक है। सो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो देखो क्या है वैंडरवॉल फोर्स, क्या हम क्या देख रहे हैं वैंडरवॉल फोर्स, ठीक है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो गया? ड्यू टू वैंडरवॉल फोर्स। अब वैंडरवॉल फोर्स मतलब क्या हो गया? देखो वैंडरवॉल फोर्स कैसे काम करता है वो ये देख रहे हैं हम एक्चुअली। तो आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है। अब अगर आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है तो जितनी बड़ी साइज होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। तो एक्चुअली ये जो वैंडरवॉल फोर्स होता है, वैंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, या फिर मैं ऐसे बोल दूं डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बराबर है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ऐसे मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये हटाई दो, डिस्टेंस सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वैंडरवॉल फोर्स होगा, ठीक है। तो अब आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है तो उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है, और उसके पास सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, जैसे आप ऐसे समझ लो जैसे अर्थ है और सबसे बड़ा जो प्लेनेट है हमारे पास, चलो सन ले लो, तो सन बहुत बड़ा है। अगर वो बहुत बड़ा है तो उसके पास सरफेस एरिया भी ज्यादा है। अर्थ छोटा है तो उसके पास सरफेस एरिया क्या है? कम है। तो अगर इसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है आयोडीन के पास, तो उसका वैंडरवॉल फोर्स भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और अगर उसका वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा है मतलब क्या होगा? एक CH3 आया है और जैसे मान लो कि ये CH3 आया है और एक दूसरा CH3 आया है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट में, हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट और आप लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते पढ़ते ये बॉन्ड को कंपेयर करने लगते हो, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं, देखो जैसे मैं ना बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए मैं ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। जैसे ना मैं बच्चों को पूछता हूं मेरे पास लेट्स से कि HCl है और HBr है, ठीक है। मैं बच्चों को पूछ लेता हूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बताओ, तो बच्चे पता है क्या ऑर्डर करते हैं? बोलते सर HCl का ना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है HBr से। तो जब मैं उनको पूछता हूँ ना क्यों, तो वो क्या बोलते पता है? बोलते सर आपने बताया ना कि HCl का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और HBr का बॉन्ड वीक होता है। अगर इसका बॉन्ड वीक है तो ये जल्दी टूट जाएगा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इसका बॉन्ड स्ट्रांग है ये जल्दी नहीं टूटेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है HBr का किसके कंपैरिजन में? HCl के कंपैरिजन में।
देखो हम ना क्या समझते हैं और क्या पढ़ते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप पढ़ कुछ और रहे होते हो, समझ कुछ और रहते हैं, इसीलिए ना हमारे क्वेश्चंस ना गलत हो जाते हैं और हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ना एकदम फाइन नॉलेज होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो और समझ क्या रहे हो। तो मैं आपको वही चीज समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। शायद आज तक आप भी यही सोच रहे होगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में या बॉइलिंग के बारे में, तो मैं आपको समझा रहा हूं बॉइलिंग मतलब क्या है। जब मैं आपको बोलूंगा ना HCl की बॉइलिंग पॉइंट और HBr की बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको ना अब आज से ऐसे सोचना है, सर एक बीकर रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे HCl है, एक बीकर रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे HBr है। जब हम बॉइलिंग करते हैं ना, अगर आप HCl की बॉइलिंग देख रहे हो तो आप H और Cl का बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहे हो। जब आप HCl की बॉइलिंग देख रहे हो तो आप HCl और HCl, दो HCl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। मतलब दो HCl के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ब्रेक कर रहे हो, ना कि HCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हम अभी तक यही समझ रहे थे कि सर HCl ये बॉन्ड स्ट्रांग है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। नहीं, ये जो वैन डर वाल्स फोर्स है ये क्या बता रहा है, इन दो के बीच में क्या अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल्स फोर्स। इन दो के बीच में क्या अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल्स फोर्स, ना कि H और Cl के बीच में क्या फोर्स है वो वैन डर वाल्स फोर्स। अंडरस्टूड? तो अब यहां पे आओ, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि CH3I का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3F, तो जब आप CH3I का बॉइलिंग सोच रहे हो तो आप क्या सोचोगे, ये भी CH3I और ये CH3I, तो दो CH3I के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अब देखो अगेन मैं आपको ना क्या वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है उसको मैं डीप में नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम 11th स्टैंडर्ड पे पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा कि वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो साइज अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि अगर आयोडीन है उसकी साइज बड़ी है, जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा उसका वैन डर वाल्स फोर्स उतना ज्यादा, जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको समझ में आया इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। बोलो समझा? अब आज के बाद ऐसा बॉन्ड तो नहीं तोड़ोगे ना, जैसे मैंने बोला H2O की बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चे HOH पकड़ के इसका बॉन्ड तोड़ने लग जाते हैं। अरे नहीं भाई, एक वाटर और दूसरे वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना, जब वो टूट जाएगा तब वाटर बॉयल हो जाएगा। जब एक HCl और दूसरे HCl का बॉन्ड बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा तब वो बॉयल हो जाएगा। जब एक CH3I और दूसरे CH3I के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा तब वो बॉयल हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? अब आगे चलते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं कुछ और। आई होप कि आपको समझ आया ये। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करना अगर ऐसा सोच रहे हो तो, ठीक है, बट आप लोग स्मार्ट हो इतने मुझे पता है। ठीक है, चलो आगे आप कंपेयर करने जा रहे हैं। मेरे पास है CH3Cl, फिर है मेरे पास CH3CH2Cl, फिर है मेरे पास CH3CH2CH2Cl, और फिर है मेरे पास CH3CH2CH2CH2Cl। अब मैंने आपको क्या पूछ लिया पता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया। अब आप हेलोजन को मत देखो, सब में हेलोजन सेम ही है। अगर सब में हेलोजन सेम है तो हेलोजन देख के आप कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि सबके हेलोजन की साइज सेम होगी। अब आप देखो, मैंने इसको नाम दे दिया A, B, C और D। अब मैंने आपको पूछ लिया ABCD में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड, N ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है सर ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा और बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है, तो इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। तो जब आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो ये बड़ा सा मॉलिक्यूल, ऐसा ही एक और बड़ा सा मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल बड़े हैं, कैसे बड़े हैं देखो, ये ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, देखो बड़ा मार्कर है ना, ये बड़ा मॉलिक्यूल है तो ज्यादा कांटेक्ट एरिया, बड़ा मॉलिक्यूल है तो ज्यादा कांटेक्ट एरिया। और अगर छोटे मॉलिक्यूल होंगे, अब ये छोटा मार्कर है, इसके कंपैरिजन देखो ये छोटा है, तो ये छोटे मॉलिक्यूल मतलब कम कांटेक्ट एरिया, कम कांटेक्ट एरिया मतलब वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। ज्यादा लंबा मॉलिक्यूल है, ज्यादा लंबा मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में कांटेक्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो फिर कांटेक्ट एरिया ज्यादा है तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा है। और दूसरा, हम बार बार वैन डर वाल्स फोर्स नहीं सोचेंगे, तो ये फॉर्मूला हमने क्यों बनाया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो मुझे बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसमें 4 कार्बन 3 2 1, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, DCBA। सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर मिलेगा, ठीक है। बॉइलिंग, लेकिन रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन है वैन डर वाल्स फोर्स। अंडरस्टूड? अच्छा सर, तो मॉलिक्यूलर मास से बॉइलिंग पॉइंट।
अच्छा मैंने आपको एक और क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे एक क्वेश्चन था 1, एक क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, एक ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2Cl, और एक ये मॉलिक्यूल है CH3CCH3CH3Cl। मैंने आपको क्या पूछ लिया, इनकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है, A B C। तो आप बोले सर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जैसे आपने ये फॉर्मूला बोला, मैंने बोला सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है। आप चेक कर लो, सबके पास 4 कार्बन है, ठीक है, 9 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन, 3 + 3 6 2 8 1 9, इधर भी 9 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन, सबके पास हाइड्रोजन एंड कार्बन सेम है और सबके पास एक क्लोरीन है। आप कोई भी हाइड्रोजन लगा लो, Br कुछ भी लगा लो, तो सबका हाइड्रोजन सेम है, सबके कार्बन हाइड्रोजन सेम है, सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है। अब ये वाला रूल फेल हो गया कि नहीं हो गया? अब सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है ना, बताओ फिर अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो हम क्या देखते हैं, ब्रांचिंग। तो आप मुझे बताओ, क्या इसमें स्ट्रेट चेन नहीं दिख रहा है आपको? इसमें एक ब्रांच आ गया। अच्छा ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसमें दो ब्रांच है, तो आप अगर देखते जाओ तो ब्रांचिंग बढ़ते जा रही है, और अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो आप इमेजिन करो, अभी मैंने आपको कैसे बताया बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालना है, ये एक मॉलिक्यूल होगा और ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल होगा। तो अगर ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है तो वो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। जैसे मैं आपको देखो एक समझाता हूं कैसे। जैसे देखो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH2, इधर है Cl, ठीक है, Cl लगा हुआ है। सो देखो इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, जो हम जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करते हैं ना, ऐसा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये पूरा ऐसा स्ट्रेट चेन है। अब आप सिर्फ इमेजिन करो कि ऐसा एक और मॉलिक्यूल होगा, तो ये इसके कितने पास आ सकता है, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ऐसा जब एक और मॉलिक्यूल होगा तो हमें बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही देखनी है ना, ऐसा एक मॉलिक्यूल और इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल, तो उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें चेक करना है। तो जब एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल होगा तो ये इसके ज्यादा पास आ सकता है, राइट, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। वेयर एज अगर आप देखोगे ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है, ये जो सेकंड मॉलिक्यूल आइसोब्यूटाइल ऐसा है कुछ, देखो इसमें एक ब्रांचिंग आ गई ना। अब ये ब्रांचिंग की वजह से जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो इस ब्रांचिंग की वजह से क्या होगा, ज्यादा पास नहीं आ पाएगा, जबकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी। तो इसके जैसा जो मॉलिक्यूल होगा, ये अलग बीकर में, ये अलग बीकर में, तो ये जिस बीकर में, तो इस बीकर में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, और ये जिस बीकर में तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, राइट। तो अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में ब्रांचिंग नहीं है। अगर ब्रांचिंग नहीं है तो ये ज्यादा पास आ पाएंगे। यहाँ पे ब्रांचिंग है, आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे ब्रांचिंग है तो ये कम पास आ पाएंगे। वेरएज अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितनी ब्रांचिंग है, आप कंपेयर कर लो साइड बाय साइड, देखो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, तो ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल है, ये ब्राउन कलर से मैंने Cl दिखाया है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है, इसमें कम ब्रांचिंग है। तो अगर इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है तो मॉलिक्यूल इसके ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे। तो मतलब इस वाले केस में, ये लास्ट वाले केस में ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, और अगर ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है तो मुझे बताओ क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। मोर ब्रांचिंग मतलब लेस बॉइलिंग पॉइंट, और लेस ब्रांचिंग मतलब मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो A B C क्यों, मोर ब्रांचिंग। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। ब्रांचिंग ज्यादा हो गई तो इस बीकर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इसके जैसा जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें भी ब्रांचिंग ज्यादा है, तो वो ज्यादा एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। पास नहीं आ पाएंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा, तो कम टेम्परेचर पे टूट जाएंगे, राइट। ओके चलो नेक्स्ट इसमें चलते हैं, ये छाप लो फिर आगे इस पे चलते हैं। ठीक बताया, ठीक है। दो और क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट के, फिर सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर लेक्चर एंड करेंगे हम। देखो जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3Cl CH3Br CH2Br2 और CHBr3। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर मास और एक ब्रांचिंग।
तो अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, तो ब्रांचिंग की तो कोई बात होगी ही नहीं, ठीक है। तो मुझे बताओ Cl और Br किसका मास ज्यादा है? Br का ज्यादा है Cl से, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो इतना तो फिक्स है कि जो CH3Br है उसकी बॉइलिंग पॉइंट CH3Cl से ज्यादा आएगी। बाकी सब में भी Br है तो, और इसमें है Cl, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आने वाली है। अब आगे यहाँ पे एक Br, यहाँ पे 2 Br, यहाँ पे 3 Br, तो सीधी सी बात है 3 Br का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होगा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी? CHBr3 CHBr3 CH2Br2 एंड देन CH3Br CH3Cl, ठीक है। आपको समझ में आया? मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास से मैंने बॉइलिंग पॉइंट देखी है। अब ना एक इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछेंगे, ये आप माइंड में फिक्स रखना, ठीक है। आपको ना ये 3 मॉलिक्यूल दिए जाएंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। हमेशा हमारे फॉर्मूले से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर नहीं मिलेगा। यहाँ पे Cl है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है और P डाइक्लोरोबेंजीन है, Cl और Cl, P डाइक्लोरोबेंजीन, P डाइक्लोरोबेंजीन, M डाइक्लोरोबेंजीन, M डाइक्लोरोबेंजीन और O डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट वह अप्रोक्स सेम ही होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्स सेम होता है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट पे आपको जनरली क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्स सेम निकलता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, बट इनके मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा ये, ठीक है। मैं इसको ये कर दूं ऐसे, चलो लिख देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है P डाइक्लोरोबेंजीन का, P डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? O डाइक्लोरोबेंजीन से, M डाइक्लोरोबेंजीन से, M डाइक्लोरोबेंजीन, O डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था पैकिंग के बारे में, ये थोड़ा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो अगर इसमें पैकिंग करेंगे तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे इसका और बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, तो आप एक बीकर में ये, एक बीकर में ये बीकर में ये, तो जब मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो सॉलिड से लिक्विड हो रहा होगा, तो ये सॉलिड फॉर्म में सिमेट्रिकल है, तो इसके मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो बहुत अच्छे से पैक हो पाएंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसमें पैकिंग बहुत अच्छे से होगी, और जितनी अच्छी पैकिंग होगी, जितनी टाइट पैकिंग होगी, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये रीजन होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसमें पैकिंग बहुत अच्छे से होती है। उसके बाद ऑर्थो की पैकिंग अच्छी होती है और उसके बाद मेटा की, इसीलिए सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है P क्लोरोबेंजीन का, O देन M। तो आपको एग्जाम में सीटी में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, इवन बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट सबका कंपेरेबल होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होता है P क्लोरो का, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू पैकिंग। इसके अंदर क्या होता है? गुड पैकिंग होता है, ठीक है ना, गुड पैकिंग। तो पैकिंग के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, पढ़ेंगे हम सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी, अच्छा सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? कोई भी कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब जो अल्काइल और अराइल हैलाइड्स होते हैं ना, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट they are soluble in organic solvent, organic solvent। अच्छा, पानी में तो नहीं घुलते, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया, CCl4 हो गया, CS2 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, उनमें वो डिसॉल्व हो जाते हैं, बट पानी में ये डिसॉल्व नहीं होते। तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी है कि अल्काइल और अराइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अब अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया गया कि क्यों ऐसा, देखो कोई भी चीज पानी में या किसी भी चीज में कब डिसॉल्व होती है? अगर कोई भी किसी भी चीज को आप पानी में डाल रहे हो, वो पानी में तब डिसॉल्व होगी जब वो पानी के साथ इंटरेक्शन कर पाए। तो ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और अराइल हैलाइड्स होते हैं ना, अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, इनकी ना कैपेबिलिटी नहीं होती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की। दे डू नॉट फॉर्म H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water, that's why
इनसॉल्यूबल, ठीक है, वो पानी के साथ अट्रैक्शन नहीं बना पाते, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल दूं, अल्काइल हैलाइड्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि वाटर के साथ जो नया बनने वाला अट्रैक्शन है वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया कि अगर आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो वो आपको 10 लाख रुपीस पर एनम दे रही है, दूसरी कंपनी से ऑफर लेटर आता है, आपको दूसरी कंपनी के साथ बॉन्ड कब बनाओगे पता है, जब आप प्रॉफिटेबल डील में रहोगे। अगर वो आपको 12 लाख रुपए दे रही है साल का, तो आप ये पहले वाली कंपनी छोड़ दोगे। बट अगर वो आपको 8 लाख रुपए दे तो क्या आप वो छोड़ोगे, क्या आपकी कंपनी छोड़ोगे? नहीं। तो ये डिसाइड करता है कि जो नया अट्रैक्शन बनेगा, जब मैं अल्काइल हैलाइड को पानी में डाल रहा हूं तो अल्काइल हैलाइड और पानी के बीच में अट्रैक्शन बन रहा है, तो ये नया अट्रैक्शन है जो बनने वाला है। और पहले से अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच में अट्रैक्शन है, तो जो पहले से अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच का इंटरेक्शन है वो नया इंटरेक्शन जो बन रहा है अल्काइल हैलाइड और वाटर का, उससे स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ये उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। बोलो क्लियर हो गया? और दूसरा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, कार्बन की चेन बढ़ेगी, तो जो कार्बन की चेन होती है वो नॉन पोलर होते हैं, तो और पानी कैसा है, पोलर है, तो इसीलिए जितना ज्यादा कार्बन का चेन होगा उतना वो कम सॉल्युबल होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो दिस वाज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और हमने एक प्रिपरेशन मेथड देखा, ठीक है। यहाँ पे ये लेक्चर खत्म करते, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया होगा, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको समझ में आया, कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।